और अभी आपको जो है सिर्फ इसकी बाहरी संरचना ही देखनी है और काफ़ी अच्छा सुंदर सा दिख रहा है। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग और आई होप आप सभी टाइम पर क्लास में आ गए होंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, जो कि हमारा है लेक्चर नंबर 9, जो चैप्टर चल रहा है हमारा, जो एनिमल से रिलेटेड है। और उसमें आपने कल वाला प्रैक्टिकल आई होप देख लिया होगा और मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपको उसमें समझ भी आया होगा। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th। आज जो हम चैप्टर फ्लो आपको पता ही है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कॉकरोच की आहार नाल, क्योंकि कॉकरोच हम कल शुरू कर चुके हैं। उसके बाद आंतरिक आकारिकी के अंतर्गत हम कुछ और चीजें देखेंगे, लार ग्रंथियां देखेंगे और परिसंचरण तंत्र का मेन ऑर्गन जो है हृदय, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आहार नाल की। तो यहां से हम क्या शुरू कर रहे हैं, यहां से हम जो चीज शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं आंतरिक आकारिकी। ठीक है, आंतरिक आकारिकी को आज से हम शुरू करने वाले हैं। और उसमें सबसे पहला हम वही, जैसे हमने केचुए में पहले एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी थी, तो यहाँ पे भी हम एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करेंगे। भाई सबसे पहले खाने का इंतजाम करेंगे और कैसे कॉकरोच खाता है उसके बारे में देखेंगे, या क्या क्या उसका भोजन है। तो एक चीज आपको पता है कि कॉकरोच जो है वो सर्वाहारी है, राइट। सारी चीजें खाता है वो, बचड़ बचड़ सब कुछ खा जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई इंसेक्ट हो, चाहे वो कोई लकड़ी हो, लकड़ियां भी खाता है वो, और चाहे कोई अनाज का टुकड़ा हो, तो सब कुछ उसके लिए जायज है, उसको बस पेट भरना है। यह एक लंबी नलिकाकार रचना होती है। इसके एक सिरे पर मुख और दूसरे सिरे पर गुदा पाया जाता है। आहार नाल में निम्न 3 भाग होते हैं। ठीक है, सेम है, मुख से गुदा तक फैली हुई है। और इसकी भी आहार नाल में आपको कुछ कुछ चीजें आपसे कंपैरेटिव लगेगी, मतलब आप जैसी ही लगेगी, बस इनके भागों को अलग अलग नाम दे दिया गया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और फिर से वही बात कि हमें बिल्कुल इसको शॉर्ट में पढ़ना है, दूसरी किताबों के बहकावे में नहीं जाना है। जो एनसीईआरटी ने हमें दिया है सिर्फ उतना ही हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर भी कुछ कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी से डिफरेंट लगेगी, जहां मुझे जरूरत होती है मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल हम गैप से आ गए हैं, तो थोड़ा सा भर देती हूं मैं उसको। सबसे पहले है स्टोमोडियम, जिसको अग्र आत्र कहते हैं। अगर आपको स्टोमोडियम याद नहीं हो तो भाई आगे का भाग है तो अग्र आत्र है। उसके बाद मध्यांत्र, जो बीच का भाग होता है उसे मध्यांत्र कह देते हैं, यानी कि मिजेंट्रॉन। और उसके बाद होती है पश्चांत्र, यानी कि प्रोक्टोडियम। के जो कॉकरोच है उसकी आहार नाल को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला अग्रांत्र, मध्यांत्र और फिर पश्चांत्र, जिसको इंग्लिश में हम कह रहे हैं स्टोमोडियम, मिजेंट्रॉन और प्रोक्टोडियम। अब इनमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। वैसे थोड़ा सा इजी आपको लग रहा होगा, भाई पहले वाले में क्या होगा, मुख होगी, मुख गुहिका होगी, ग्रसनी होगी, ऐसी ऐसी चीजें होंगी। मध्यांत्र में आमाशय आ जाएगा, आत्र आ जाएगी। और प्रोक्टोडियम में आत्र का निचला भाग, मलाशय, और इसमें जो स्पेशल चीज है जो कॉकरोच में भी थी, गिजार्ड, जिसको हमने पेशनी कहा था, वो कॉकरोच में भी मिलती है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा स्पेशल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, मुख आ जाएगा, यानी खाने के लिए। आपको पता है हमने मुखांग की बात कर ली है कि इसमें डिफरेंट टाइप के जो है मुखांग, यानी कि जो आपके मैंडिबुलम है ना, लेबियम, ऊपरी ओष्ठ, अधर ओष्ठ और ये सब पाए जाते हैं, उससे मुख ढका हुआ रहता है। तो मुख एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है, जिससे एक सीधी और सक्रिय नली ग्रसिका निकलती है। भाई क्या होगा, मुख जो है वो कहां पे खुलेगा, आपके एक नीली सीधी जो है नलिकाकार संरचना में खुलेगा, जिसको हम क्या कह देंगे, ग्रसनी, यानी कि फेरिंग्स कह देंगे। इससे फिर ये कहां पे खुल जाएगा, आपके ग्रसिका, यानी कि ईसोफेगस में खुल जाएगा। ठीक है, अभी आपको एनसीईआरटी का डायग्राम बता देंगे। ग्रसिका एक पतली भित्ति वाले कोश में खुलती है, जिसे अन्नकूट कहते हैं। यह भोजन संग्रहित करता है। ठीक है, ये कहां पे खुलेगा, एक अन्नकूट में। हम अभी रफ डायग्राम बना रहे हैं जस्ट कि भाई हमारे याद करने के हिसाब से।
देखो कुछ डायग्राम जो हमें एज इट इज बनाने होते हैं, एक हमारी याददाश्त के हिसाब से बनाने होते हैं कि पहले नली है तो पहले नलिकाकार संरचना है, फिर वो एक अन्नकूट में खुल रही है तो एक हमने यहाँ पे थैली जैसा बना दिया जिसको हमने हमारे लिए अन्नकूट नाम दे दिया है भाई, तो ये अन्नकूट आ गया या अन्नपुट। ठीक है, अन्नपुट में खुलती है, इसमें भोजन संग्रहित रहता है। ठीक है, जहां पे हम हमारे वाले में भोजन कहाँ संग्रहित रहता है, अमाशय में, लेकिन इसके अमाशय को हमने क्या नाम दे दिया है, अन्नपुट। अभी तक तो आपके जैसा ही चल रहा है, या आप केचुए से अगर आप इसको रिलेट करें तो केचुए जैसा ही चल रहा है। फिर क्या होता है, इसके पीछे ग्रंथिल जठर अथवा पेशिनी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, हमारे में पेनक्रियाज होता है, लेकिन यहाँ पे पेनक्रियाज जैसी कोई चीज नहीं है, ग्लैंड है यहाँ पे, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, लेकिन यहाँ पे अमाशय के बाद हमारा जस्ट छोटी आंत में खुल जाता है। लेकिन केचुए का और कॉकरोच का अमाशय के बाद कहाँ खुल रहा है, डायरेक्टली पेशिनी में। ठीक है, और यहाँ पे अमाशय को क्या नाम दे दिया गया है, अन्नपुट। ठीक, तो ये पेशड़ी में खुलता है जिसको हम गिजार्ड कहते हैं। तो भाई ये जो है ये एक ऐसी, अब नई तरह की पेशड़ी बना देते हैं, थोड़ी डिजाइनदार, ऐसी पेशड़ी में खुल जाएगा जहां पे क्या होगी, ग्रंथिल जठर होगा। मतलब कि वही जैसे हमारे पास क्या है, पेनक्रियाज है ना जूसेस सिक्रेट करने के लिए, इनके पास भी ग्लैंड है, जठर पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, जो क्या कर रही है भाई, जूस सिक्रेट कर रही है। लेकिन वो कहाँ कर रही है, वो पेशड़ी में कर रही है। हमारे डायरेक्ट कहाँ कर देती है, हमारे अमाशय में और उसके नीचे वाले छोटी आंत वाले एरिया में आके कर देती है। ठीक है, डिओडिनम जेजुनम, उसमें इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशीय स्तर होता है। मतलब कि ये जो पेशड़ी है उसके बाहर क्या है, मस्कुलर लेयर लगी हुई है, एक पेशीय स्तर लगा हुआ है, और वर्तुल का मतलब सर्कुलर, इस तरह से डायग्राम से याद करते जाओ। सर्कुलर पेशीय स्तर लगा हुआ है तथा स्तर की उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है अलग सी, क्या होगा, ये जो पेशीय स्तर है ये अंदर की तरफ ऐसे 6 जगहों पे क्या हो गई, फोल्ड हो गई ऐसे। ठीक, 6 जगह पे। अब ये जो 6 जगह पे फोल्ड हो रहे हैं ये किसके बने हुए हैं, यहाँ पे उपत्वचीय लिखा हुआ है क्योंकि उपत्वचा से बनी हुई है, एपिडर्मिस से या एपिथीलियम से बनी हुई है, इसलिए उपत्वचीय लिखा है। लेकिन बने किससे हैं ये दांत, ये काइटिनस है, ये आप याद रखेंगे, काइटिन से बने हुए हैं। कई बार नीट वगैरह में पूछ लिया जाता है कि कॉकरोच के जो इंटेस्टाइन के अंदर दांत है, भाई हमारे तो यहाँ है, इनके तो पेशणी वाले इलाके में है। ठीक है, मध्यांत्र शुद्धांत्र के इलाके में, तो वहां पे जो है ये जो दांत है ये काइटिन के बने हुए हैं, इसलिए काइटिनस है। उपत्वचा से बने हुए हैं, वर्तुल पेशीय स्तर से बने हुए हैं, जो अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, जिससे दांत जैसी संरचना बन गई। ठीक है, क्या काम आ रहे हैं ये दांत, ये दांत भोजन के मोटे कणों को पीसने में सहायक है। जो भोजन अंदर आ रहा है, भाई लकड़ी भी खा रहा है, कुछ एनिमल्स को भी खा रहा है, तो पीसने का काम अंदर हो रहा है, हमारे पीसने का काम यहीं पे हो जाता है। ठीक है, पूरा अग्रांत अंदर से उपत्वचा यानी कि क्यूटिकल से आस्तरित होता है। ठीक है, क्यूटिकल बहुत बार नाम आ गया है, हमारी एपिथीलियम जो है उसमें भी क्यूटिकल होती है अंदर वाली। ठीक है, केचुए का तो बाहरी स्तर ही क्यूटिकल से बना हुआ था, इसकी आहार नाल जो है वो अंदर से कैसी होती है, क्यूटिकल वाली होती है। ठीक है, क्यूटिनस होती है। अब बात कर लेते हैं मध्यांत्र की। ठीक है, आप चाहो तो भाई अलग अलग कर सकते हो, हेडिंग लगा सकते हो, जैसे अग्रांत्र का पोर्शन खत्म हो गया वहां पे अग्रांत्र हेडिंग लगा देते। अब मध्यांत्र का शुरू हो रहा है तो यहाँ पे मध्यांत्र हेडिंग लगा दो। हमने पहले बोल दिया है कि 3 पार्ट्स है, अब एनसीईआरटी में तो ऐसे 3 पार्ट्स दिए नहीं है, सब कुछ मिक्स करके दिया है, फिर भी हमने एक बार वहां पे ऊपर 3 भाग बता दिए। ठीक है, मध्यांत्र एक सक्रिय व समान व्यास की नलिका होती है जिसमें उपत्वचा का स्तर नहीं होता। ठीक है, जो मध्यांत्र है क्या नहीं है, ये जो क्यूटिकल है वो नहीं है, कहां तक है, वो सिर्फ अग्रांत्र तक। यहां पे जाके जो हमारी क्यूटिकल है वो नहीं है, कहां पे, मीजेंट्रॉन में, यानी कि मध्यांत्र में। अग्रांत व मध्यांत के संधि स्थल पर, मतलब कि ये तो थी हमारी वही ग्रसनी, फिर हमारा थोड़ा सा मोटा सा एक पोर्शन आया, फिर हमारी पेशणी आई,
और पेशड़ी जो है वो यहाँ तक अग्रांत्र हो गया, यहीं पर जो है दांत वात बने हुए हैं। अब मध्यांत्र और अग्रांत्र, तो मैं मध्यांत्र को अलग कलर में बना देती हूँ, ये मध्यांत्र शुरू हो गया। अब मध्यांत्र के संधि स्थल पर उंगली के समान 6 से 8 अंध नलिकाएं बनी होती है जिनके सिरे बंद होते हैं। ये देखो ऐसे कुछ अंध नलिकाएं क्यों बोला इसको, 6 से 8 बोल रहा है, मैं 2-3 बना देती हूं ऐसे। अभी आप डायग्राम देखेंगे आपको दिखेगी भी, ये हम हमारी याददाश्त के लिए बना रहे हैं, है ना। मेन डायग्राम अभी देखेंगे ताकि याद कैसे करें, बनाते जाओ याद करते जाओ, फिर वहां पे स्टेप्स याद नहीं आया तो अच्छा पहले ऐसे बनाया था फिर ऐसे बनाया था, इसका नाम अन्नकूट था, फिर नीचे जाके एक पेशनी बनी थी, फिर उसके नीचे ऐसे। आप ये अपने लिए माइंड के लिए बना सकते हो, ठीक है। अब ये जो है ऐसा कुछ उंगली नुमा प्रवर्ध निकले हुए हैं, ये अंध नलिका क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पीछे से बंद है, ठीक है। कोई भी नलिका अगर बंद हो जाती है तो उसमें अंध नलिकाएं कह देते हैं कई बार, ठीक है। तो इसको अंध नलिकाएं कह रहे हैं, इनके सिरे बंद है, देखो यहां से बंद है सारे। अब क्या है, कहां पर पाई जाती है ये जगह, पोजीशन ध्यान रखे भैया कि भाई अंध नलिकाएं कहां पाई जाती है, तो अग्रांत्र और मध्यांत्र के संधि स्थल पर पाई जाती है। इनको यकृति या जठरी अंधनाल कहते हैं, नाम दे दिया है इनको क्या, या तो यकृति है यानी कि हमारे पास यकृत है, लिवर है हमारे पास पेनक्रियाज भी है, इनके पास भी लिवर और पेनक्रियाज है, तो इनको जो है इसी के नाम, क्योंकि इसके आसपास जो है पेनक्रियाज और लिवर मौजूद है, इसलिए इनको क्या कह देते हैं, यकृत या पेनक्रियाटिक ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कह देते हैं, ठीक है। ये पाचक रस बनाती है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो लिवर काम कर रहा है या हमारा जो पेनक्रियाज काम कर रहा है जूस सिक्रीट करने का, वही काम इसमें कौन कर रहा है, अंधनाल कर रही है, ठीक है। पाचक रसों का क्या कर रही है, स्त्रावण कर रही है। काम पूछ सकता है आपका इससे कि अंधनाल क्या काम करती है, दांत ये जो है वो कैसे हैं, दांत क्या काम करते हैं। मध्यांत व प्रशांत के अब क्या आ गया भाई, एक तो चीज अनोखी चीज हमें कहां मिली, अग्रांत और मध्यांत के संधि स्थल पर। अब मध्यांत और पश्चांत के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं जिन्हें मेलपीघी नलिकाएं कहते हैं। इनका पाचन में कोई सहयोग नहीं, ये क्या है, ये उत्सर्जी अंग होती है। अभी जब उत्सर्जी अंग हम पढ़ेंगे तब इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मेलपीघी नलिकाएं। और हमने पढ़ा भी था जब आपने ऑर्थोपोडा संघ पढ़ा था, जब संघों के बारे में पढ़ा था तो हमने ऑर्थोपोडा संघ में कहा था कि इनमें अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, किसी में जिसमें जनरली हम कहते हैं कि मेलपीघी नलिकाएं पाई जाती है। पता नहीं आपको याद है या नहीं, मुझे तो याद है कि मैंने वहां पे आपको पढ़ाया है कि इनमें मेलपीघी नलिकाएं पाई जाती है। और कुछ और जो समुद्र में रहते हैं जैसे झींगा वगैरह है, उनमें ग्रीन ग्लैंड भी पाई जाती है, ठीक है। तो सब में अलग है, लेकिन मेलपीघी नलिकाएं अपने आप में एक नाम है, जनरली हम इसका नाम लिखते हैं। तो और कॉकरोच में पाई जाती है, और ये जो है एक साइंटिस्ट थे मेलपीघी, उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पर ये नलिकाओं का नाम रखा हुआ है, ठीक है। चलो, ये भी बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको याद रखनी होती है, ठीक है। तो 100 से 150 होती है, इनका पाचन में कोई महत्व नहीं है, पर ये उत्सर्जन का काम करती है। तो दो चीजें हो गई अलग अलग संधि स्थलों पे। अब बात कर लेते हैं लार ग्रंथियों की। पहले आपको लार ग्रंथियां पढ़ाते हैं, फिर फोटोग्राफ दिखाते हैं इसका जो एनसीईआरटी में बना है। सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास भी है, इनके पास भी है। हम में क्या काम करती है भाई, म्यूकस सिक्रीट करती है, और कुछ जैसे कि टाइलिन जैसे एंजाइमों का सिक्रीशन करती है जो कि पाचन में सहायक होते हैं। इनमें भी यही है, इनका मैं आपको एक रफ डायग्राम बता दूंगी। कॉकरोच में एक जोड़ी कितनी है भाई, ये संख्याएं याद रखा करो, ऐसे ही सवाल आते हैं। कॉकरोच में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। केचुए में कितने जोड़ी शुक्रधानियां पाई जाती है, ऐसे ही सवाल पूछे हुए कंपटीशन लेवल पे भी और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, संख्याएं पूछी जाती है। खंडों का इतना वो नहीं रहता, जैसे पूछ लिया मेलपीघी नलिकाएं का किस जगह पे पाई जाती है, तो आप बोलेंगे कि पश्चांत और मध्यांश के संधि स्थल पर।
इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। यह अन्नकूट के दोनों ओर व उस पर चिपकी रहती है। अन्नकूट पढ़ा था हमें, अन्नकूट अभी क्रॉप जो हमने ऐसा बनाया था मोटा तगड़ा, उसके दोनों ओर होती है या फिर उससे चिपकी हुई भी रह सकती है, ऐसे चिपकी हुई भी है तो एक जोड़ी। ठीक है, कैसी है मैं आपको बता देती हूँ। कुछ नहीं है, ये आपका ये यहाँ से तो आपका फेरिंग्स जा रहा है, ये आपका ऐसे उसका ट्रैकिया मान लो, या फूड पाइप बना लो। ट्रैकिया नहीं तो भाई खाने की बात कर रहे हैं तो खाने की ही बात करेंगे। ये इसका फूड पाइप। अब इसमें हमारे लंग्स होते हैं ना, वैसी होती है। अभी आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा कि ये तो हमारे लंग्स जैसी है, लेकिन है लार ग्रंथियां। ठीक है, ये ऐसी कुछ होती है। मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में इसका डायग्राम है नहीं। आप एनसीईआरटी में देखेंगे ऐसे अलग से कोई डायग्राम नहीं है, ऐसी होती है ये, ऐसी। ऐसे यहाँ पे ऐसे गुच्छे होते हैं इसके। अलग कलर में बनाओ तो थोड़ा ऐसे। ऐसे दोनों तरफ बहुत सारे होते हैं, मैंने थोड़े से बनाए हैं। ये है लार ग्रंथियां। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं लार कोश, सेक्स। ठीक है, सलाइवरी सेक्स, कोश का मतलब सेक। ठीक है, चलिए, तो ऐसी कुछ होती है। आप चाहें तो बना दें, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कोई आपको अलग से डायग्राम नहीं दिया हुआ है। ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं, वही कई बुक्स में आपको दिख जाएगा, फिर आप बोलेंगे मैम ये क्या है। ये लार ग्रंथियां हैं। ठीक, इतना ही लिखना है लार ग्रंथियों के बारे में। चलिए अब डायग्राम देख लेते हैं। तो ये रहा वो कॉकरोच के आहार नाल का डायग्राम। इसमें आपको ये देखिए, हमने जो लार ग्रंथियां बनाई है वैसी नहीं बना रखी है। यहाँ पे आपको हमने ऐसे कुछ बनाई है, और बीच में ऐसे ये जो हमने बनाया है भाई, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ये पीछे साइड रह गई है। ठीक है, हमें मेनली आहार नाल दिखानी है भाई। ये तो ट्रैकिया वैकिया आ गया है, इसको दिखाना अभी ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ट्रैकिया और फूड पाइप आ गई है। इसीलिए तो फूड पाइप हमने दिखा दी है ग्रसनी की फॉर्म में, लेकिन हम आहार नाल, ये जो है ट्रैकिया और फूड पाइप आपको पता है पास पास चिपकी रहेंगी। तो भाई ट्रैकिया वगैरह में दिखाने नहीं था, तो इसने सिर्फ देखो यह लार ग्रंथियां दिखाई है जो कि एक जोड़ी है। ठीक है, आपको अलग से डायग्राम मैंने वहां पे बना के दिखा दिया है। हमारे लंग्स की तरह दिखती है इनकी, मुझे तो ऐसे ही याद है कि हमारे लंग और कॉकरोच की लार ग्रंथियां सेम दिखती है। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रसनी आ गई। ग्रसनी से ये नीचे की तरफ जा रहा है जो आपकी ग्रसिका यानी कि ईसोफेगस। ईसोफेगस से आपका आ गया यहाँ पे अन्नपुट। ठीक है, अन्नपुट के नीचे ये पेशणी, गिजार्ड जिसको हम कह रहे हैं। और हमने बात की थी कि पेशणी से नीचे की तरफ अग्रांत और मध्यांत्र के बीच में कुछ ऐसा जो हमने बनाया था, अंधनाल पाई जाती है। यहाँ पे ये रही वो अंधनाल आपकी, यहाँ पे दिख रही है आपको ब्राउन ब्राउन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है यकृतीय अंधनाल, क्योंकि उन अंधनालों को हमने क्या नाम दिया था? यकृतीय। उसके बाद हमारा जो क्या आ गया, ये अग्रांत्र इतना, फिर ये मध्यांत्र, मध्यांत्र के बाद पश्चांत्र शुरू हो रहा है। तो भाई ये ट्यूब जैसी संरचना है। ट्यूब जैसी संरचना के बाद ये पश्चांत्र यहाँ से शुरू होगा। तो मध्यांत्र और पश्चांत्र के संधि स्थल पर क्या पाई जा रही थी? मेल्पिगी नलिकाएं पाई जा रही थी। तो ये रही वो मेल्पिगी नलिकाएं। और फिर ये जाएगा और कहाँ पे एंड हो जाएगा? मलाशय में गुदा के द्वारा बाहर की तरफ खुल जाएगा। सेम चीज है, ये कॉकरोच है, इससे बाहर निकाल के आपको दिखाई गई है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि कॉकरोच ये क्या है और ये क्या है। ये जब हम डिसेक्शन करते हैं तो हम चीजों को अलग से ऐसे साइड में निकाल के आपको दिखाया है। यहीं पे दिखाएंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा हटा के दिखाया गया है ना। रफ डायग्राम हमने याद करने के लिए बनाई है, सेम सा है ताकि हमें एक बार याद रहे। बस अब एक इस डायग्राम को देख लेना है कि कैसे कैसे पेशनी बनानी है, कैसे अन्नपुट बनाना है। और ये कहानी तो सेम ही है ना, जो हमने बनाया है उसमें भी। बस पेशनी को आपको थोड़ा सा गोल बनाना है ना, अन्नपुट को, और पेशनी जो है छोटी बनानी है। यहाँ पे ये अंधनाल आ गई थी, अंधनाल से बाद क्या शुरू हो गया? अंधनाल के बाद मध्यांत्र और आगे गया, और मध्यांत्र से जब पश्चांत्र शुरू हुआ तो वहां पे थोड़ा सा सकरापन ले आओ। ये पश्चांत्र के पास क्या है भाई? थ्रेड लाइक जो है वो मेल्पिगी नलिकाएं हैं।
और फिर कहाँ पे खत्म हो गया है ये मलाशय और फिर गुदा। ये आपका एक रफ हो गया कि आपको याद रहे आहार नाल उसकी, ठीक है, बाकी एनसीईआरटी वाला। चलिए अब बात कर लेते हैं परिसंचरण तंत्र की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों को अभी भी परिसंचरण तंत्र में बहुत कंफ्यूजन होता है। परिसंचरण तंत्र यानी कि उसके ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर कैसे बहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉकरोच में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, इससे पहले जब हमने पूरा एनिमल किंगडम खत्म किया है तब हमने काफी बार इसको पढ़ लिया है, क्योंकि हर में बंद है, खुला है जो है आता है। तो ये ओपन प्रकार का वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्या मतलब है इसका ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि इनमें जो है ब्लड वो ब्लड वेसल्स में नहीं बहता, इनमें रुधिर वाहिकाएं जैसी कोई संरचना नहीं होती, जिसको हम क्या कहते हैं, रुधिर वाहिकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो फिर क्या होता है ना। इनमें खुले प्रकार का मतलब क्या है, ये तो भाई डेफिनेशन तो ये हो गई, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर जो है रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहकर डायरेक्ट ऊतकों के संपर्क में रहता है ना। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष रूप से ऊतकों के संपर्क में रहता है। अब कहानी क्या है वो सुनो जरा, ठीक है। एक और चीज पढ़ लो, इसका रक्त रंगहीन होता है। भाई लाल कलर का रक्त नहीं है। कॉकरोच कभी आपके पैर के नीचे आ गया हो या आपने मारा हो, घर वर में निकल गया हो, तो आपने देखा होगा सफेद कलर का, रंगहीन सा होता है, सफेद भी नहीं बोल सकते, ट्रांसपेरेंट सा उसका कलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है। अब कहीं के दिमाग में पता नहीं ये सवाल आ रहा है या नहीं आ रहा, आना चाहिए वैसे, कि अगर इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन ही है जो वो ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है, तो भाई ये ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होती है, तो इनमें ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट वायु से ले ली जाती है। इनको ब्लड के ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए किसी प्रकार के हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं है। इनका ब्लड जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करता ही नहीं है। ये और सुन लो, क्योंकि हमारे ब्लड जो है उसमें हीमोग्लोबिन है, इसीलिए वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। इनका ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता। इनका ब्लड तो वही खाने की चीजें हैं, उत्सर्जी पदार्थ है ना, बाकी चीजों का संचरण करता है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता। ऑक्सीजन इनमें डायरेक्ट वायु से ले ली जाती है। कैसे ले ली जाती है जरा सुनो। अभी खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या होता है पहले वो समझ लो। मान लो ये कोई हार्ट है ना, कॉकरोच का ही मान लो ये हार्ट है। हार्ट से जो है कोई ट्यूब आई, इनकी जो ट्यूब होती है उनको ट्रैकिया कहते हैं, है ना। वो ब्लड वेसल्स नहीं होती, फिर से मैं बता रही हूँ, वो ब्लड वेसल्स नहीं होती, वो नलिकाएं होती हैं, जस्ट ट्यूब होती है। जनरली इसको हम ट्रैकिया कह देते हैं। ये ट्रैकिया जो है इनसे ब्लड जाता है ऐसे, ये भागों में बढ़ जाती है ना, और यहाँ पे जाके पूरा ब्लड को छोड़ देती है। यहाँ पे इसने ब्लड को, रुधिर को छोड़ दिया। अब ये रुधिर को जहां छोड़ती है वहां पे वही एक कैविटी दिख रही है आपको, एक खाली जगह दिख रही है। इस खाली जगह को हम कहते हैं हीमोसील, यानी कि क्यों हीमोसील कह रहे हैं, सील का मतलब होता है गुहा। तो भाई यहाँ पे जाके इसने छोड़ दिया। हमें क्या होता है, हमें कभी ब्लड ऐसे छोड़ा नहीं जाता, हमें ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन्स होती है, वेन्स फिर केशिकाओं में बढ़ती है। केशिका जो है पूरे ऊतक को या उस अंग को जहाँ पे उसे ले जाना है ब्लड को, उस अंग को घेरे रहती है। यहाँ पे कोई घेरा घेरी नहीं है, इसने तो छोड़ दिया, जाओ जहाँ जाना है। अब यहाँ पे जो भी अंग बचे हुए हैं, मान लो ये कुछ भी है, मान लो ये हमारा जो मतलब कॉकरोच का जो है ये आहार नाल है ना, ये कॉकरोच का मान लो कुछ भी मान लो जनन अंग है। बस इसने छोड़ दिया, ये लाई ब्लड को और यहाँ पे छोड़ दिया।
तो ये गुहा में छोड़ देती है। और सारे अंग, इसीलिए हम कहते हैं कि खुले परिसंचरण तंत्र में जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं, विसरल ऑर्गन मतलब यही आंतरिक अंग, ये आंतरिक अंग ब्लड के अंदर डूबे रहते हैं। हमारे इसमें डूबे नहीं रहते, हमारे इसमें अंग रहता है, उसको केशिकाएं अच्छे से कवर करके रहती है, ठीक है। बीच में मेम्ब्रेन होती है, उत्तकों की मेम्ब्रेन है, एपिथीलियम है, क्योंकि ब्लड वेसल्स है वो एपिथीलियम की बनी हुई है। फिर उत्तक की लेयर होती है, उसके बाद ब्लड पास होता है। इनका ऐसे डूबे रहते हैं, मस्त फ्लोटिंग चल रही है अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर जैसे तैरते हैं वैसे तैरते रहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं ओपन वस्कुलर या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये मतलब है खुले का, ठीक है, ये खुला है। अब वापस ब्लड हार्ट में कैसे जाता है, तो उसके लिए भी इनके पास कोई वेन्स नहीं है, बस यहां से ब्लड जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट हार्ट में पहुंच जाएगा। कोई वेन की सुविधा नहीं है इनके लिए, वेन मतलब वाहिकाओं की कोई सुविधा नहीं है, डायरेक्ट ब्लड पहुंच जाता है जहां से जैसे जैसे घूमता रहता है। ये तो हो गया खुला परिसंचरण तंत्र। अब मेरी बात सुनो कि इसमें फिर कैसे ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो इनमें ऑक्सीजन सप्लाई के लिए स्पाइरेकल्स होते हैं, श्वसन छिद्र जिनको कहते हैं, है ना। इनमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, ये बात समझ गए। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसा होता है। मान लो ये कॉकरोच है, ये रहा कॉकरोच, और मैं इसको जगह जगह पे जगह छोड़ रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये कॉकरोच की बॉडी है, हम आड़ा देख रहे हैं इसको, मतलब ये कॉकरोच सामने से है, हमने इसको आड़ा कर दिया है, साइड से देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहां पे ऐसे छेद होते हैं जिनको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। ये स्पाइरेकल्स जो है वो ट्रैकिया में खुलते हैं। ये जो ट्रैकिया की बात कर रही हूं ना मैं, ये ट्रैकिया है, ठीक है, इन ट्रैकिया में खुलते हैं। ये ट्रैकिया ऐसे यहाँ पे ये कनेक्टेड रहते हैं आपस में, ऐसे इधर से भी मैं, ऐसा बहुत लंबा चेन होता है, बस मैं आपको समझाने के लिए छोटा सा 2-4 ही बना रही हूं, ठीक है। ये वाले बीच वाले गायब कर दूं वरना आप बोलोगे ये तो बंद है। ये देखो, ये है स्पाइरेकल्स। बस ये ऐसे खाली नलिकाएं होती है, इसमें खून नहीं होता, एकदम ऐसे खोखली नलिकाएं होती है। ऑक्सीजन यहां से आती है और ये सब जगहों से ऑक्सीजन जो है वो चली जाती है। ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। बस ऐसे एक एरेशन चलता रहता है इनके बीच में, ब्लड नहीं ले जाता ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे बस चलता रहता है। एक चेन बना हुआ है, एक जाल बना हुआ है, और ये स्पाइरेकल के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ऑक्सीजन और मुंह के थ्रू तो करते ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे आती है, ऐसे चेन्स बनी होती है, इनमें जाल बना होता है, कुछ ऐसा बहुत ही ज्यादा मतलब होता है जाल, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा बनाया। यहाँ से इस ट्रैकिया में आ जाएगी, फिर ट्रैकिया से अलग अलग जगहों पर जाएगी। तो ये स्पाइरेकल्स होते हैं। और क्या होता है इसमें हार्ट जो है पीछे की तरफ 3 या 4 जोड़ी हार्ट होते हैं, ठीक है। अभी हम उसको डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझाती हूं मैं, पहले पढ़ लो। कॉकरोच का हृदय वक्ष से पहले खंड से उदर के अंतिम खंड तक फैला रहता है, ठीक है। कहां तक, हृदय वक्ष से पहले खंड से, वक्ष का मतलब भाई सिर ये है कॉकरोच का, फिर थोरैक्स वक्ष और नीचे वाला उदर यानी कि एब्डोमेन। तो वक्ष से, थोरैक्स से लेके उदर भाग के अंतिम खंड तक फैला होता है। इनकी रुधिर वाहिनी का अल्प विकसित होती है और रुधिर गुहा में खुलती है। रुधिर गुहा समझ गए ना भाई, क्या बोला, हीमोसील जिसको हम कह रहे हैं, जो मैंने अभी हीमोसील वर्ड लिखा है यहाँ पे, उसी को कहते हैं रुधिर गुहा, हीमोसील। अब यहाँ पे लिखा है इनकी रुधिर वाहिकाएं अल्प विकसित होंगी। अभी कई बच्चे बोल रहे हैं मैम तो आपने तो अभी कहा कि इनमें रुधिर वाहिकाएं नहीं होती, तो रुधिर वाहिका जैसी नहीं है, ये जो ट्रैकिया है ना उसी को रुधिर वाहिका बोल रहा है। अल्प विकसित है मतलब हमारे जैसी नहीं है, नॉर्मल ट्यूब से, ठीक है, हमारे जैसी इसमें जो है केशिकाएं नहीं है ना, शिरा और आर्टरीज अलग अलग नहीं है, बस एक ही कोई ट्यूब बनी हुई है, ठीक है। रुधिर होती है तथा उसी में सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं। ये भी मैंने बता दिया कि सारे अंग जो है विसरल ऑर्गन्स वो ऐसे हीमोसील के अंदर डूबे रहेंगे, और वहां पे जो ब्लड आता है उसको क्या कहते हैं, उसको हीमोलिम्फ कहते हैं, ठीक है। उसी में अंतरंग डूबे रहते हैं जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। ये जो हिंदी वर्ड आ रहा है यहाँ पे
रुधिर लसिका, इसको क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। अभी मैंने यहाँ पे जो आपको डायग्राम बताया पिछले बोर्ड पे, ये यहाँ पे आके खुल गया, खुला ब्लड आया, उसको तो हम हीमोसील यानी कि रुधिर गुहा कह रहे हैं, जो वहां पे आया। अब यहाँ पे जो चीज आई है जिसको हम ब्लड कह रहे हैं, उस ब्लड को अब हम क्या कह देंगे? इस गुहा में आने के बाद उसको हम कह देते हैं हीमोलिम्फ यानी कि रुधिर लसिका। ठीक है ब्लड ही, लेकिन क्योंकि वो रंगहीन है, उसमें लसिका भी है, लिम्फ भी है उसमें। समझ गए? सारी बातें जो वहां पे एक्सप्लेन की यहाँ पे लिखी हुई आ गई है। रुधिर लसिका हीमोलिम्फ लिखा हुआ आ गया है इसमें इंग्लिश में भी। रंगहीन प्लाज्मा एवं रुधिराणुओं से बना होता है। किससे बना हुआ है भाई? प्लाज्मा भी है इसमें और रुधिराणु यानी कि वही ब्लड जो है वो भी है, मिक्स हो गया है अब लसिका, प्लाज्मा, लिम्फ, ब्लड, तो इसलिए अब उसको क्या कह दिया है? हीमोलिम्फ कह दिया है। रुधिर हृदय कीपाकार कोष्ठों में विभेदित होता है और दोनों तरफ आस्य यानी कि ऑस्टिया होते हैं। ठीक है, ऑस्टिया का मतलब छेद होते हैं। अभी बताती हूं क्या होते हैं ऑस्टिया। ये देखो, ये है इसका परिसंचरण तंत्र। यहाँ पे हम वो ट्रैकिया वैकिया नहीं देख रहे क्योंकि हमें ऑक्सीजन सप्लाई तो करता ही नहीं है ब्लड, हम तो ब्लड कैसा होता है, लिम्फ क्या है इसमें, वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो ट्रैकियल सिस्टम आपको नहीं बनाना है, यहाँ पे ये वाला जो आपको एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है वो बनाना है। ये देखो, उसने कहा कि वक्ष से लेकर, वक्ष भाग से लेकर, यहां से, ये वक्ष एरिया मान लो यहां से शुरू हो रहा है, वक्ष से लेकर अंतिम खंड तक जो है वो हृदय फैला रहता है। ठीक है, ये आपको जो छोटे छोटे यहाँ पे कोष्ठ दिख रहे हैं, ये सारे कोष्ठ हार्ट नहीं है। पीछे के कुछ कोष्ठ यानी कि 4 से 6 हो सकते हैं, जनरली कॉकरोच की स्पीशीज पे भी डिपेंड करता है। ये जो है पीछे वाले पोर्शन में, ये जो आपको उभरी हुई सी संरचना दिख रही है, ये होते हैं इसके हार्ट चैम्बर यानी कि हृदय कोष्ठ। इन हृदय कोष्ठ से क्या होता है भाई? ये जो है ये क्या निकल रहे हैं? वो ट्रैकिया निकल रहे हैं, जहां से ब्लड आएगा और यहाँ पे आके छोड़ देगा सबको। ये देखो, ये जो जाल दिख रहा है आपको, ये जाल से निकलेंगे और ब्लड को लिम्फ में छोड़ देंगे, हीमोसील में छोड़ देंगे। तो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो क्या भरा होता है? लिम्फ भरा होता है। ठीक है, अब एक और चीज जो हम तंत्रिका तंत्र में भी पढ़ेंगे और यहां से भी रिलेटेड है कि कॉकरोच जो है वो जनरली सर कट जाने के बाद 3 से 4 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, ऐसा आपने कहीं शायद सुना हो। ऐसा इसीलिए उसके 2 रीजन है। पहला तो यही खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इसमें। तो जैसे ही आप इसका हेड अलग करते हैं, तो आपने पढ़ा है कि हमने वहां पे देखा था कि इसका जो हेड है वो ट्रायंगल शेप होता है और बीच में गर्दन जैसा एक स्टॉक लगा होता है ना, जब हमने इसकी बाहरी आकारिकी पढ़ी थी। और फिर इसका जो वक्ष शुरू होता है यहां से। अब ये जो स्टॉक है, ये पूरा जो है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम आप देख ही रहे हो, ये रहा ब्लड वाला जो है हार्ट है। ठीक है, अब क्या होता है, ये ब्लड जाता है, मान लो इसकी गर्दन आपने मतलब सर हटा दिया, तो गर्दन में एक कोना आ गया, एक पॉइंट आ गया है वहां पे, जहां पे सारा ब्लड जाके इकट्ठा हो रहा है ना। और जब इकट्ठा होता है तो रुधिर का थक्का जम जाता है वहां पे, वायु के कांटेक्ट में आते ही ब्लड जम जाता है, तो इसका भी क्या हो गया? थक्का जम जाएगा। और थक्का जम जाएगा तो ब्लड लॉस होना बंद हो जाता है, मतलब ब्लड बहना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कॉकरोच जो है वो इसकी बॉडी काफी दिनों तक जो है जिंदा रह सकती है, क्योंकि अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। हम में क्या होता है, हम क्यों मर जाते हैं? क्योंकि हमारा ब्लड क्लॉटिंग इतना हाई लेवल पे नहीं है, हमारे एक कोना नहीं है, हमारी ब्लड वेसल्स हर जगह फैली हुई है। अगर हमारी गर्दन काट देंगे तो 2 चीजें हो जाएंगी, पहला तो ब्लड लॉस, दूसरा हमारा ब्रेन हट चुका है और हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोल जो है वो ब्रेन करता है, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है। अभी जब हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि इसका कुछ परसेंट, आप मानो कि सिर्फ 7% ही ब्रेन में नर्व्स होती है, बाकी नर्व्स तो बॉडी के अंदर है और हमारा सबसे ज्यादा नर्व जो है वो ब्रेन में है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में, इसके नहीं है। और दूसरा ये कि ये रेस्पिरेशन कैसे करता है, ये तो स्पाइरेकल से कर रहा है, इसका तो अपने आप ऑक्सीजन लेना देना चल रहा है। हमारा तो ब्रेन कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, ब्रेन गया रेस्पिरेशन बंद,
हमें सिग्नल कौन देता है कि रेस्पिरेशन करना है, पाचन करना है, ये सब ब्रेन देता है। तो इसीलिए ये 3 से 4 सप्ताह तक सर कटने के बाद भी जिंदा रह सकता है। 2 रीजन है, एक तो ये खुले परिसंचरण तंत्र की वजह से, और एक जो है वो क्या है, तंत्रिका तंत्र, क्योंकि इसके हमारा तो ब्रेन कंट्रोल करेगा, हमारा ब्रेन बताएगा अच्छा सांस लेनी है तो हम सांस लेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो अपने आप छेदों से हवा आ जा रही है, ठीक है, खुले परिसंचरण तंत्र की वजह से। और तंत्रिका का भी रोल ज्यादा ब्रेन से नहीं है। चलिए, यहाँ पे ये आगे की तरफ इसके हेड पार्ट है, यहीं पे इसके मुखांग होंगे इस जगह पर। अभी थोड़ा सा साइड करके देखेंगे। 3 जोड़ी इसमें पाद होते हैं, यानी कि इसके अपेंडेजेस हैं, और ये थोरेस पार्ट में होते हैं। ये देखिए, ये हेड पार्ट है। ये जो 3 आपको दिख रहे हैं 1 2 3 यहाँ तक, ये इसका थोरेक्स पार्ट है। और नीचे वाला जो ब्लैक सा आपको ब्राउन सा दिख रहा है वो इसका एब्डोमिनल या उदर भाग है। उदर, वक्ष और फिर ये हेड। आंखें इसकी चमक रही होगी, आपको दिख रही होगी, बहुत ही शाइनी सी 2 आंखें जो संयुक्त नेत्र होते हैं इसमें। 2 वाइट सी आंखें दिख रही होगी आपको यहाँ पे। मेन चीज़ जो हमें देखनी है वो है इसके ये गुदी लूम, ये वाले, ये देखिए आपको निकलता हुआ दिख रहा है टेढ़ा सा, जो कि नर व मादा दोनों में होता है। लेकिन 10वें खंड में जो दोनों में होता है गुदी लूम, जिसको हम सिरसाई भी कहते हैं इंग्लिश में, वो ये है। अब ये नर है क्योंकि इसका आपको एक्स्ट्रा एक और चीज़ दिख रही होगी जो मैंने अभी फोर्सेप्स से पकड़ी है, ये 10वें खंड में। ये देखिए, ये नर है क्योंकि इसकी ये वाली संरचना जो है ये शाइन करती हुई आपको दिख रही होगी। ये मेल है क्योंकि इसमें ये एनाल स्टाइल पाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो मैंने अभी पकड़ा है चिमटे से फोर्सेप्स से, ये है इसका एनाल स्टाइल। अब और क्या देख सकते हैं, मुखांग आप देखना चाहते हैं, ये देखिए, ये इसके मुखांग है, ये वाले यहाँ पर मुंह के पास में, जो आपको कुछ लंबा लंबा सा दिख रहा होगा। ये लेबियम और मैक्सिला यहाँ पे होते हैं, इस जगह पर छोटे छोटे आपको बाहर से निकले हुए दिख भी रहे होंगे शायद। यहाँ पे ये देखिए, ये इसके मैक्सिला है। ये जो मैंने अभी, ये मैक्सिला, मैंडिबुलम, लेबियम, जो इसके मुखांग होते हैं वो हैं ये सारे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये एक नर कॉकरोच है जो कि हमें इसके एनाल और गुदी लूम से पता चला, जो कि अब आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। ये इसका एनाल और ये गुदी लूम यानी कि सिराई। तो कॉकरोच की बाहरी संरचना हमने देखनी है, इंटरनल आपके है नहीं क्योंकि वो ग्रेजुएशन में आपको पढ़ाया जाएगा। और अभी आपको जो है सिर्फ इसकी बाहरी संरचना ही देखनी है, और काफ़ी अच्छा सुंदर सा दिख रहा है। अब इस पर पानी वानी डाल के थोड़ा इसको होश में लाते हैं हम। और इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो भी ख़त्म होता है। इसको अच्छे से पढ़ें, समझें तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोई भी चीज़ एक बार में इतनी अच्छी तरह से याद नहीं होगी, आपको 2-3 बार कम से कम उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में अगली कहानियों के साथ।